Okay, teachers and my aspirants and future teachers. हम आगे हैं ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर पार्ट 1 टीजीटी साइंस का डिस्कस करने के लिए। जिन बच्चों का हुआ है एग्जाम अच्छा हुआ है, पेपर को जो एनालाइज करना है वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि एनालाइज करके मिल भी क्या जाएगा। फिलहाल तो लर्निंग करनी है। पेपर कैसा भी आए हमें हमेशा रेडी रहना है। ठीक है। अब सिर्फ एक प्यारी सी रिक्वेस्ट बोलकर कहकर हम सीधा लेक्चर पे आ जाएंगे और अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वो प्यारी सी रिक्वेस्ट होगी कि आफ्टर वॉचिंग द कंटेंट, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, यू कैन प्लीज लेट मी नो what is missing. I'm trying my best to give you what is actually required for science competitive exams. बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ बिकॉज दुनिया भर के चैनल्स बैठे हुए हैं उसके लिए। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। तो मेरा मोटो रहता है कि मैं बस तैयारी कर लूँ और करवा दूँ, और मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ बाय द वे। बस खुद की लर्निंग के लिए ही। यस, दिस इज़ द बेस्टेस्ट passion that I can have, and I have it. Okay, okay, रिक्वेस्ट ये थी कि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी सी शिद्दत मिल जाती है काम करने की। पहला क्वेश्चन जो EMRS एग्जाम में आया था, और वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड, लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, बहुत सारे टीचर्स ने बताए होंगे। मैं भी बच्चों को बोल ही देती हूँ कि हाँ जी भैया, एग्जाम में अगर CBSE एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, NCERT का बॉडी है, वो मेन बॉडी है, तो आपका ये क्वेश्चन आना बहुत ऑब्वियस है, बहुत लाजमी सी बात है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। दिस इज पोजीशन। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो फटाफट से लिख देते हैं, यहाँ पर साइज दिया हुआ है HO। ये साइज इतना, इसका क्यों कम आ रहा है? ओके वेट। हाँ जी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी सिंपल सी बात बोल दी है ना, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज -15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया है? कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस में जाती है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया है। निकालना क्या है? साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज। सिंपल, हम सीधा इधर ही फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप कैसे लिखोगे? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और जो जो गिवन कंडीशन है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ना, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो आपको बहुत स्टेप वाइज स्टेप लिखना है। अपने आंसर को मोस्ट इंप्रेसिव, जैसा कि मैंने कहा था, बनाना है। नेचर ऑफ इमेज प्लस पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो ये वी मुझे नहीं पता है, वी फॉर इमेज डिस्टेंस। और यू कितना दिया है जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं, -15 इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी? -10। अब तो इसके बाद मैथ्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बस ये इसको सॉल्व आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, LCM लेने के बाद सॉल्व कर लोगे। वी का आंसर अगर नेगेटिव में आता है, जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। रियल इमेज वो इमेज होती है जो कि कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप उसको पर्दे पे उतार सकते हैं। और अगर वी आपका पॉजिटिव आता है और उल्टी बनती है, इन्वर्टेड पॉजिटिव आता है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगी। ऐसी इमेज वर्चुअल कहलाती है जिसको आप नहीं ऑब्टेन कर पाते, जो कि हेल्यूसिनेशन होती है, जो कि एक्चुअली में रेज के मिलने से नहीं बनती है। ठीक है। और साथ में उसने हमसे एक और चीज़ पूछी हुई थी, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v/u, एज वेल एज -v/u इक्वल्स टू hi/hu, विच इज अगेन द फॉर्मूला फॉर m इक्वल्स टू hi/hu। तो आप क्या करोगे? -v आपका यहाँ पर माइनस, इस फॉर्मूले के माइनस को एज सच रखने देना। जो भी v का आंसर आएगा माइनस में या प्लस में, उसको यहाँ पे पुट कर देना। अपॉन u कितना दिया था बच्चों? -15। HI मेरे को पता नहीं था, HO हमें हम HO 1 सेंटीमीटर था। तो आप उसको निकाल सकते हो इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर से एक और बात बता देती हूँ, अगर HI नेगेटिव आता है
और आपकी इमेज का जो नेचर है वो रियल इमेज आया था, तो एच आई आपका नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज एच आई नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, साइन कन्वेंशंस पढ़ के जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स आए थे, दो दो नंबर के। ए पार्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड एक्स वाई एटम्स ऑफ एक्स लूज वन इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यानी अपने ऊपर प्लस का चार्ज लगाया होगा। एंड एटम्स ऑफ वाई गेट वन इलेक्ट्रॉन, और वाई ने अपने ऊपर पक्का पक्का माइनस का चार्ज लगाया होगा क्योंकि इसने गेन किया है। ठीक है, तो वाई बहुत ऑब्वियस है कि y क्या होगा, नॉन मेटल हो जाएगा। और x क्या रहा होगा भैया, मेटल रहा होगा। तो प्रिडिक्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स वाई। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो नया कंपाउंड बनता है वो आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। इट दैट फॉर एक्स वाई इज एन आयोनिक कंपाउंड दैट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। अभी दो प्रॉपर्टीज पूछी थी, इसके अलावा भी आप लर्न करके जा सकते हो आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। ओके, और बाय द वे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बी जो पार्ट आया था, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के बी का पार्ट, जो 2 का जो बी पार्ट था, that was explained why carbon cannot reduce the oxides of sodium और magnesium। तो सोडियम के ऑक्साइड्स का मतलब है Na2O और MgO। अब यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि Na2O कैसे बना, MgO क्यों आया। पता होना चाहिए अगर आप टीचर्स हैं और 10th क्लास के साइंस को देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो उससे पहले आपको चैप्टर 1 2 3 पढ़कर आना पड़ेगा क्लास 10 का, या फॉर्मूले राइटिंग सीखना पड़ेगा क्लास 9 से। अब ये बोल रहा है कि इनको कार्बन क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता। तो यहाँ पर एक बात देखो, अगर मैंने लिखा MgO प्लस कार्बन, ये कहता है ऑक्सीजन को ना यहाँ से रिमूव कर दे। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम, है ना। तो कार्बन इसको रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे पहले कार्बन वाला स्टेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोगे ये ज़्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मैग्नीशियम एंड सोडियम, Na2O। ठीक है, इसके अलावा एक जो रूल हो जाएगा कि कार्बन हैज अ लोअर रिएक्टिविटी देन सोडियम एंड मैग्नीशियम, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स इन अ रिएक्शन। अब यहाँ पर A+BC गिव राइज टू, भाई ये ए बी को तभी डिस्प्लेस करेगा जब ए खुद ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो MgO+C, Mg और O आपस में बहुत खुश है, तो कार्बन किसी भी कंबाइंड फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में जब आता है तो इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चंस मुझे खत्म करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखो, एक पहला न्यूमेरिकल आ गया, ये दूसरा न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। कौन सी क्लास से आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक है, 9th क्लास का, पहला 10th क्लास का टॉपिक था। पहला क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो आप इसको फटाफट से कन्वर्ट कर दोगे किसमें, आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं हमेशा न्यूमेरिकल्स बचपन से अपने 9th 10th से लेकर अभी तक इस तरीके से सॉल्व करते आई हूँ, जब तक मुझे इजी लगता है, ट्रैवलिंग एट अ इतना स्पीड। तो आप ऐसा लिख सकते हो, VB इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड एम्बेड्स इनटू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। इस पे आकर एक बुलेट ने इसको फायर किया है, तो इसका जो मास है, मास ऑफ ब्लॉक है, तो हम इसके लिए W लिख देते हैं क्योंकि BB सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 kg। एवरीथिंग शुड बी इन kg इफ यू नीड टू कंपेयर दिस थिंग। क्या, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच ब्लॉक मूव्स। ब्लॉक कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है इन शॉर्ट VW। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप लगाओगे, क्या कहता है, M1U1 इक्वल्स टू M2U2, ऐसे M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M2
m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है, पूरा जो क्वेश्चन पूरा जो रहता है हमारा कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहाँ पर अगर हम देख कर ये चीज़ों को पुट करेंगे, m1 आपका आ जाएगा, जो कि बुलेट की बात हो रही है, ठीक है बेटा। कितना स्पीड से चल रहा था वो? 150 के स्पीड से चल रहा था। यूनिट्स जो है वेलोसिटी के, वो बहुत ध्यान रखने हैं। 2 kg ये हमारा ब्लॉक का मास है, 2 था, और ये मेरे को नहीं पता है, u2 मुझे नहीं पता है। यहाँ पर u2 आपकी ब्लॉक की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब सिंपल, ये तो मैथ इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसे, 3 1 3 इक्वल्स टू 2u2। तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी में चेंज आया होगा, मेरे एपोस्ट्रॉफी के साइन पे मत जाना कि ब्लॉक एक नॉन लिविंग थिंग है, आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। 2 1 2, 2 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी से थोड़ा सा खिसक जाएगा, स्लाइड हो जाएगा अपने पोजीशन से। इसका ना बी पार्ट भी आया हुआ है 2 मार्क्स में, कि फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब बच्चों क्या करोगे, आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दोगे, यानी हाफ m v b² ये बुलेट की है, इनिशियल वाली, ठीक है। उसके बाद फाइनल वाली कौन सी लोगे, जो हमारे ब्लॉक ब्लॉक की है, वुडन ब्लॉक की। उसके लिए भी आप सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करोगे, और दोनों में मतलब फाइनल वाली, और क्या लिख दिया मैंने, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दोगे, ठीक है। इस बी पार्ट का आप आंसर मुझे चैट बॉक्स की बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ थी बहुत प्यारी सी, एक ये दोबारा से आ गई है। पढ़ाई चलती रहेगी, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, लाइक हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में 1 2 कमेंट्स आ जाएंगे, तो शायद बहुत अच्छे से मेरा चैनल ग्रो भी कर जाएगा, और मैं मैक्सिमम साइंस बेनिफिट्स आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगी। इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल आप लोग को मिल जाएगा, ये वाला मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। ओके, बाय फॉर द डे, प्लीज़ टेक केयर।